हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत बीएस ब्लूम जो शिक्षा का उद्देश्य बताया था उस आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण करते समय या पाठ्यक्रम की रचना करते समय किन किन बातों का किस रूप में ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्मित किया जाना चाहिए या संगठित किया जाना चाहिए, इन्हीं सब बातों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में जो बीएस ब्लूम और उनके सहयोगियों द्वारा जो शिक्षा का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया या प्रस्तुत किया गया, बताया गया, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष तीनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बताया कि शिक्षा को किस प्रकार से हम एक व्यवस्थित रूप से क्रिया के रूप में परिणित करके उसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। इन सब बातों को इन्होंने इस अपने शैक्षिक उद्देश्य के माध्यम से इन लोगों ने बहुत व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। तो वास्तव में कुछ शिक्षा के जगत में, शिक्षा क्षेत्र में कोई भी वर्तमान की जो शैक्षणिक उद्देश्य है या लक्ष्य है, व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से जो उद्देश्य है, व्यक्तिगत रूप से जो लक्ष्य है, उन सबको पूरा करने हेतु पाठ्यक्रम की जब भी रचना की जाएगी तो निश्चित रूप से बीएस ब्लूम के बताए गए शैक्षणिक उद्देश्यों से अत्यधिक संबंधित होगी, अत्यधिक आवश्यक होगी, उपयोगी होगी। इसलिए इस सिद्धांत को आप व्यवस्थित रूप से समझ लें, जान लें, उसे याद कर लें, इसी में भलाई है। तो आइए हम इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं बीएस ब्लूम और उनके सहयोगियों द्वारा जो शिक्षा का उद्देश्य बताया गया, उस उद्देश्य के माध्यम से किस प्रकार से पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय किन किन बातों का या किन किन उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें तीन उन्होंने बताया था, शिक्षा के तीन पक्ष बताए थे, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष जो हैं उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ मेजरमेंट, कुछ निश्चित दृष्टिकोण निर्धारित किए थे, जिसको उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य कहा था। जब शिक्षा का उद्देश्य है तो निश्चित रूप से जब शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा तो निश्चित रूप से उस हिसाब से पाठ्यक्रम भी बनेगा। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम दो ही पक्ष की चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दो ही पक्ष इस वीडियो के अंतर्गत हम जल्दी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वह पाठ्यक्रम के माध्यम से ही विभिन्न स्तरों पर पूरा करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें प्रारंभ से लेकर उसकी पूर्णता की ओर हम लोग किसी विषय की जानकारी के संदर्भ में बढ़ते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। उन्होंने पहला पक्ष दिया था ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, यानी ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष का होता है, सीधा सीधा अर्थ होता है कि ज्ञान की वे सभी गतिविधियाँ जो किसी व्यवहार या क्रिया में ज्यों का त्यों स्वीकार की जाती हैं। जैसे ये हमारे पिता हैं तो उसमें कुछ नहीं समझना है तो हैं, कोई नियम है तो है, कोई विधि है तो है, सिद्धांत है तो है, पहचान है तो है, कोई नियम है तो है, ज्यों का त्यों जो हम स्वीकार करके अपने जीवन में सीखते हैं, ये क्या कहलाता है? ज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञानात्मक पक्ष। कोई जानकारी है, कोई विधि है, कोई तत्व है, कोई सार तत्व है, कोई प्रयोग का नियम है, वो है तो है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी ज्यों का त्यों गतिविधियाँ जो हम लोग अपनी व्यवहार में, अध्ययन में, क्रियाकलाप में जो ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं, उन गतिविधियों को शिक्षा के उद्देश्य में शामिल किया जाना चाहिए, जिसको उन्होंने नाम दिया था ज्ञानात्मक पक्ष। आइए इसी ज्ञानात्मक पक्ष के विभिन्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 रूपों को हम लोग देखते हैं। ये सब ज्ञान के ही स्वरूप हैं। अब जब आप इसको समझ जाएंगे तब आप धीरे धीरे इस बीएस ब्लूम और उनके सहयोगियों के द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किया गया है, आप उसे समझ जाएंगे। जैसे ही वो समझ जाएंगे तो पाठ्यक्रम बनाते समय विभिन्न स्तरों पर ध्यान भी रखना होता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत पहला है ज्ञान, नॉलेज। यहाँ जो कोई जानकारी मिलती है, जो सूचना है, जो विधि है, नियम है, विभिन्न स्तरों, जो विभिन्न स्तर है या वर्गीकरण है, जो क्रम है, जो समूह है, वर्ग है, मापदंड है, ये सब क्या है? ज्ञान के रूप होते हैं। जानकारी के ही क्या है? रूप होते हैं। जानकारी के ही क्या होते हैं? रूप होते हैं। अर्थात शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित करते समय विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, नियम, मापदंड इत्यादि को उस पाठ्यक्रम में कक्षा कक्ष के स्तर के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया अवबोध। जो हम समझते हैं
वह सामने ज्यों का त्यों स्वीकार किए हैं उसी को हम समझते हैं। इसलिए यह भी क्या है, ज्ञान का ही एक रूप है। जैसे हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद क्या अपने से करते हैं, वो अनुवाद का जो नियम है उसी अनुसार हम बदलते हैं। तो अनुवाद भी क्या है, एक प्रकार का समझ है। तो समझ क्या है, वो अपने नियम से समझे हैं नहीं, बाहर के नियम से समझे हैं या उस विषय के नियम से समझे हैं, अंग्रेजी या संस्कृत के नियम को समझे हैं। तो वह भी क्या है, जो समझ है वह भी क्या है, आपका एक ज्ञानात्मक पक्ष है। किसी का अर्थ लगा लेना, जैसे मैंने आपको समझाया कि 2 2 4 होता है, आप इसे समझ गए, कहीं 2 2 4 मैंने लिख के दिया, आपने जोड़ के दिखा दिया। तो जो मतलब निकालते हैं, जो अर्थ निकालते हैं, वह सामने के बताए हुए के अनुसार ही निकालते हैं। इसीलिए वह भी क्या है, एक ज्ञान का ही रूप है। इसीलिए अर्थ निकालना भी एक अवबोध कहलाता है, लेकिन वह भी एक ज्ञान का ही रूप होता है। तो ऐसा विषय वस्तु को शामिल किया जाना चाहिए जिसमें वह किसी विषय को दूसरे विषय में परिणित करके देख सके, सीख सके, भाषा सीख सके और उसका जो है अर्थ निकाल सके, और बहिर्वेशन और व्यवहार में या बाहर भी उसको देख सके, उसको समझ सके। ये सभी क्या है, ज्ञान के ही विभिन्न रूप है। अनुप्रयोग, जैसे किसी कलम है, कलम का प्रयोग है लिखना, उसी तरह से गाना है, उचित समय पर गाना, ये प्रयोग है। उसी तरह से किसी समस्या का निदान खोजना या पहले से बताई हुई नियम पद्धति के अनुसार उसका निराकरण करना, सामान्यीकरण, पहले का सीखी हुई जानकारी का हम व्यवहार में प्रयोग, व्यवहार से जोड़ करके देखना, ये सब बातें भी क्या है, ज्ञान के ही रूप होते हैं। ज्ञान के ही क्या है, रूप होते हैं। अगला विश्लेषण, किसी बात को विशेष ढंग से समझना। ये विशेष ढंग से तभी आप समझ सकते हैं जब आपको विशेष ढंग से बताया गया हो। आप कार्य कारण संबंध है, किसी क्रियाकलाप में क्या संबंध होता है, यह खोजना या जानना भी क्या है, एक प्रकार का ज्ञान है। संगठनात्मक, किसी कार्यकाल में क्या समूह बना, क्या संगठन बना, क्या उसमें एक दूसरे से कितना संगठित होकर के कार्यकाल संबंध बना, ये सब जानना भी क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष है। विश्लेषण का मतलब होता है किसी बात, व्यवहार, क्रिया को विशेष ढंग से, विशेष रूप में, व्याख्यात्मक रूप से समझना भी क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष है। तो इस पर भी आधारित प्रश्न होना चाहिए, इस पर भी आधारित विषय वस्तु या मैटर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। अगला है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है सार तत्व, पूरे व्यवहार का निचोड़ क्या निकला, निचोड़ भी जानना, निष्कर्ष भी निकालना क्या कहलाता है, ज्ञानात्मक पक्ष। तो उसमें सार तत्व को जानना, उसमें नवीन, उसमें क्या नया था, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग है तो उसमें नया क्या है, उसमें परिवर्तन क्या है, अंतर क्या है, और अमूर्त चीज़ों के विषय में कल्पना करना या सीखी हुई चीज़ों के आधार पर नवीन चीज़ों के विषय में कल्पना करना, सोचना या एक निर्माण करने संबंधी बातों भी क्या कहलाती है, ज्ञानात्मक पक्ष का ही रूप है। क्योंकि पहले से कुछ ज्ञान है तब उसमें कुछ आप ज्ञान में ज्ञान जोड़ सकते हैं, इसलिए ज्ञान में। उसी तरह से मूल्यांकन, मूल्यांकन का तात्पर्य है कि जो चीज़ को हम मूल्यांकन करें 2 आधार पे, या तो किसी दूसरे के बताए हुए नियम व्यवहार के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं, या तो स्वयं के अनुभव, योग्यता, ज्ञान, क्षमता के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो यह जो मूल्यांकन मापदंड है, बाह्य और आंतरिक रूप से यह भी क्या है, ज्ञान का ही एक रूप है। यानी यह विभिन्न प्रकार के ज्ञान के स्वरूप को विभिन्न कक्षाओं के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। तो क्या सिर्फ ज्ञान के ही पक्ष से हमारा शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो जाएगा? नहीं पूरा होगा। इसके लिए हमको भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष के भी बातों को समझ करके पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का निर्माण या विषय वस्तु को संगठित करना चाहिए। आइए हम इसको देखते हैं। भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एक प्रकार से साइकोलॉजिकल है, जो बाहर से मस्तिष्क के अंदर अंतः प्रक्रिया के फलस्वरूप चलता रहता है। तो कुछ ज्ञान के साथ कुछ ऐसे भी क्रियाकलाप, व्यवहार को शिक्षा के अंतर्गत शामिल करना चाहिए या पाठ्यक्रम निर्माण करते समय शामिल करना चाहिए, ताकि अधिगमकर्ता उसके माध्यम से उस पर विश्वास कर सके, उसको आत्मसात कर सके, उसको अपने आंतरिक गुणों में धारण कर सके, उस पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण लगन प्रस्तुत कर सके। उसी को कहते हैं भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष एक साइकोलॉजिकल पक्ष है, क्योंकि जब बाहर से कोई वस्तु जो कहते हो हम स्वीकार करते हैं, तो उसको स्वीकार करने के बाद हमारे अंदर भी उसकी प्रक्रिया चलती है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, अपना लाभ होगा या हानि, ये सब अनेक प्रकार की प्रक्रिया चलती है, जिसको उन्होंने क्या कहा, भावात्मक पक्ष कहा। यह भावात्मक पक्ष मनुष्य की मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत चलता है। देखिए, आपको बाहर से कोई ज्ञान हुआ, अगर उस पर विश्वास नहीं तो आप क्रिया नहीं करेंगे। तो ज्ञानात्मक पक्ष के बाद
भावात्मक पक्ष पर भी बल होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है भगवान का नाम जपो भगवान मिलेंगे, लेकिन जो जपेगा और उस पर पूर्ण विश्वास होगा तब भगवान मिलेंगे। अगर जानकारी हो गई, अगर वह उस पर विश्वास नहीं है तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो आइए भावात्मक पक्ष के अंतर्गत हम लोग उन बातों को देखते हैं जो BS ब्लूम और अन्य सहयोगियों द्वारा ज्ञानात्मक गतिविधियों को प्राप्त करने के साथ ही अधिगमकर्ता के अंतर्गत यह भी भावना विचार उसके मन मस्तिष्क में उठना चाहिए, ताकि वह ज्ञान को व्यवस्थित रूप से स्वयं धारण करके अपना समझ सके, अपने ढंग से प्रयोग कर सके। आइए देखते हैं इसमें जैसे ही ये ज्ञान के विभिन्न स्वरूपों उसके मस्तिष्क ज्यों का त्यों स्वीकार करता है, वैसे ही उसके भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आग्रहण प्राप्ति, यानी वह अगर ज्ञान को स्वीकार कर लेता है, सहमति ले लेता है, चयन कर लेता है कि नहीं ये हमारे लिए अच्छा है, यह ज्ञान हमारे लिए उपयुक्त है और वह सही है, वो गलत है, जैसे ही वह सहमति कर लेता है तो उस पर उसको विश्वास बढ़ने लगता है, उसकी भावना, विश्वास, लगन बढ़ने लगता है। तो इसको कहते हैं आग्रहण प्राप्ति। यह मानसिक प्रक्रिया के अंदर उसके चलती है अधिगमकर्ता को। दूसरा है अनुक्रिया या अभिरुचि। इसमें जैसे ही वह इसको ज्ञान को स्वीकार किया, उस पर सहमति दिया और उसमें से चुनाव किया अपने के लिए उपयुक्त अनुपयुक्त का, वैसे ही उसके अनुसार वह मानसिक प्रक्रिया मस्तिष्क के अंदर ही वह प्रक्रिया चलती है या मस्तिष्क के अंदर ही अनुक्रिया चलती है, जिसमें वह मौन स्वीकृति देता है, हाँ सही है, अच्छा है, प्रसन्नता इत्यादि प्रस्तुत करेगा, सहमति और संतुष्टि प्रदर्शित करेगा। संतुष्टि की बहुत अच्छा, आनंद आया, सही है, शाबाश, सहमति, असहमति इत्यादि गतिविधियाँ वह प्रस्तुत करता है। फिर उसके बाद क्या होता है अनुमूल्यन। अनुमूल्यन का मतलब जैसे सामने कोई व्यक्ति है, कुछ सीखा, उसके आधार पर उसने सहमति व्यक्त किया और हो सकता है उस सहमति को सामने वाले से ज़्यादा महत्व दे, हो सकता है उस सहमति को सामने वाले से कम महत्व दे। तो अनुमूल्यन के अंतर्गत होता क्या है कि जैसे ही वह उसे सहमति दी, आग्रह मतलब बाहर से ग्रहण किया और उसके अनुसार अनुक्रिया करते हुए सहमति दिया, फिर उस व्यवहार को अपने हृदय के अंदर वह महत्व देता है, मूल्य प्रदर्शित करता है। वह उस मूल्य को ज्यों का त्यों भी स्वीकार कर सकता है या उसे ज़्यादा महत्व दे करके ज़्यादा आगे और ज़्यादा विशेष रूप दे सकता है और उस सीखी हुई भावना, विचार, क्रियाकलाप, महत्व को प्रति अपनी प्रतिबद्धता या अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति या पूर्ण विश्वास को भी प्रदर्शित कर सकता है, जिसको उन्होंने कहा कि अनुमूल्यन होता है। यानी पहले का सीखी हुई गतिविधियों को वह अपने मन मस्तिष्क भावना व्यवहार में ज्यों का त्यों अनुकरण या ज्यों का त्यों स्वीकार करने की कंडीशन में आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन का तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी वह अनुमूल्यन या ये सब गतिविधियाँ सीखा है ज्ञानात्मक पक्ष के बाद भावात्मक पक्ष के अंतर्गत, उसको वह संबोधन यानी बोल के व्यक्त करता है कि हमको ये पसंद है, हमको ये अच्छा, ये सिद्धांत अच्छा लगा, हम इसको सहमति देते हैं, हम इनके साथ हैं, अपना मत प्रदर्शित करने लगता है। साथ ही जो महत्व को अपने हृदय में, मन मस्तिष्क में धारण कर चुका है, उसको वह संगठित करता है, अपने ढंग से वह संगठित करता है या समूह बनाता है। एक प्रकार से उसमें अपना जो है एक व्यवस्थित संगठनात्मक दृष्टिकोण, विचार व्यक्त करने लगता है। फिर उसके बाद क्या है लक्षण या चरित्रीकरण। फिर ये सब जैसे ही ये व्यवस्थित करता है वो भावनात्मक रूप से अपने मन मस्तिष्क में, फिर उसके बाद क्या होता है उसको व्यवहार में उतारना शुरू करता है या सामान्यकृत लोगों के समूह में उसे स्वीकार कराने पर बल देता है कि जो मैं जानता हूँ, जो समझता हूँ, जिस पर मुझे विश्वास है वही सही है। यानी सामान्य स्वीकृति सामाजिक समूहों में या समाज के समूहों में वह प्रदर्शित भावनात्मक रूप से करने लगता है या भावनात्मक रूप से सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने का वह चेष्टा करता है। साथ ही जो कुछ भी ज्ञान हुआ है और भावना के माध्यम से ग्रहण किया, उस अनुक्रिया किया, उसका महत्व समझा, उसको व्यवस्थित किया, फिर उसको क्या करता है उन सब बातों को, उन सब क्रियाओं को या मूल्यों को, व्यवहारों को, आदर्शों का ज्यों का त्यों अपने मन मस्तिष्क में आत्मसात कर लेता है, अपने हृदय की तिजोरी में रख लेता है। तो ये रहा भावात्मक पक्ष। याद रखिएगा यह जो है ज्ञानात्मक पक्ष की क्रिया के फलस्वरूप भावात्मक पक्ष उठता है। अगर ज्ञान नहीं है तो भावना भी नहीं उठेगी। तो जब पाठ्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अधिगमकर्ता के अंतर्गत विश्वास और स्वीकृति, सहमति और व्यवस्थित मूल्य को आत्मसात इत्यादि गतिविधियां भी
पाठ्यक्रम के अंतर्गत बताए गए नियम मूल्य आदर्शों के प्रति उत्पन्न हो। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को विभिन्न कक्षाओं, विभिन्न स्तरों के लिए सुनिश्चित की जाती है। क्या की जाती है? सुनिश्चित की जाती है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि ज्ञान भी हो और उसके पास उसको मानसिक रूप से भावात्मक पक्ष भी उस ज्ञान के प्रति दृढ़, सही, व्यवस्थित हो। इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है या पाठ्यक्रम को विभिन्न कक्षाओं के लिए सुनिश्चित किया जाता है। अब जब यह होगा, ज्ञान होगा, उस पर विशेष रूप से उसका स्वीकृति, भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा, तब वह व्यवहार या क्रिया में उतारेगा, जिसको बाद में B.S. ब्लूम के सहयोगियों द्वारा ही क्रियात्मक पक्ष के रूप में विकसित किया गया है। उस उद्देश्य को हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो 2 पक्ष बता चुका हूँ, आगे की वीडियो में क्रियात्मक पक्ष बताऊँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा ये समझाया हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।